आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। लोकसभा चुनाव का शंखनाद बस किसी भी दिन हो जाएगा, मतलब जिस दिन इलेक्शन कमीशन जो है डेट्स की अनाउंसमेंट कर देगा। अब इंडिया गठबंधन से लगातार साथी छिटक रहे। बंगाल से टूटकर कारवां जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया है। यूपी में भी आरएलडी ने किनारा कर लिया, इंडिया गठबंधन छोड़ दिया, एनडीए में आ गए। अब उत्तर प्रदेश में मायावती की पार्टी 2019 में 10 सीटें जीती थी। अब इस बार सब लोग मायावती की ओर देख रहे हैं कि इस बार वो क्या करेंगी, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से बिल्कुल साफ कर दी तस्वीर। उन्होंने कहा अकेले चलेंगे, एकला चलो का नारा है। किसी के साथ मिलकर हम कोई गठबंधन नहीं बना रहे हैं, किसी के बने बनाए गठबंधन में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, और ऐसा करके लोगों को भ्रम में डालने का काम ना करें मीडिया का एक वर्ग, ऐसा उन्होंने कहा। अब मायावती ऐसी बात पहले भी कह चुकी है मुल्क की मेरी याददाश्त में, तो दो बार खुद वो सोशल मीडिया के जरिए क्लियर कर चुकी हैं कि हम किसी के साथ समझौता नहीं करने जा रहे हैं। और अब चुनाव के अनाउंसमेंट से 2-4 दिन पहले फिर उन्होंने क्लियर कर दिया इस बात को। तो बार बार उनको ये क्यों कहना पड़ रहा है? किसको जो है आश्वासन दे रही है कि हम कुछ नहीं करेंगे, चिंता मत करो? या दूसरे अपने जो माना ही जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी बड़ी इच्छुक है कि मायावती के साथ अलायंस हो जाए, और यूपी में अगर समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस तीनों आ जाती तो फिर एक बहुत बड़ा मजबूत गठबंधन बन जाता जिसमें भाजपा को चोट पहुंचाई जा सकती थी। इनकार कर दिया लेकिन मायावती ने। एक बात। दूसरा, अखिलेश यादव अब पूरी तरीके से पीडीए की राह पर चल रहे हैं। पीडीए उनका अपना नारा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का। अब ये नारा उन्होंने खुद ही गाढ़ा था और इस नारे को वो घर घर पहुंचाने के प्रयास में भी लगे हुए हैं। उन्होंने मोदी पर बात की है, उन्होंने कहा देश में हिटलरशाही है, उन्होंने कहा कि 10 साल हिटलर का राज चला था, इनका भी 10 साल पूरा हो चुका है। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि ये लोग कभी पीडीए का भला करने वाले कर नहीं सकते, मतलब ये मोदी सरकार कभी पीडीए का ख्याल रखने वाली नहीं है। तो उनकी बात भी आपको दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी आज अपने सारे दिन के दौरे निपटा करके आसाम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर शाम को वो पहुंचेंगे काशी में, और बनारस में उनका ये 44वां दौरा होगा। लेकिन बीजेपी की टिकट अनाउंसमेंट के बाद जो 195 उम्मीदवार अनाउंस किए गए उसमें उनका भी नाम था बनारस से, उसके बाद उनका यह पहला दौरा है। तो अब जब वो जाएंगे तो आधिकारिक तौर पर अपनी पार्टी के काशी के उम्मीदवार के तौर पर भी जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल में इससे पहले दौरे कर चुके हैं, वो जौनपुर में थे इससे पहले, वहां उन्होंने क्या कहा ये भी देखेंगे। तो सुनिए अखिलेश यादव की बात और योगी आदित्यनाथ की बात। उत्तर प्रदेश के लोग स्वागत भी अच्छा करते हैं, और उत्तर प्रदेश के लोग जब विदाई करेंगे वो भी बड़ी अच्छी करेंगे। जो लोग 14 में आए थे वो 24 में जाने वाले हैं, और 10 साल हिटलर का ही समय था। 10 साल से ज्यादा वो नहीं रह पाया वहां पर, तो 10 साल तो इनका भी पूरा हो गया। और सवाल ये है कि नौकरियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी हटाओ, नौकरी पाओ। ये है नया भारत। याद करिए, पहले जय श्री राम का नारा लगाने पर लाठियां बरसती थी, और अब दुनिया जय श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम पधार रही है। ये है नया भारत। आपकी आस्था का भी सम्मान है, और साथ साथ आपने देखा होगा मंच पर मोदी जी की गारंटी कैसे वेलफेयर स्कीम के माध्यम से दी जा रही है, यह भी आपने देखा होगा। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव की समाज की हर तबके को देकर के उसकी आजीविका की पुख्ता व्यवस्था भी की जा रही है। तो दोनों बातें आपके सामने आ गई। विपक्ष ये कह रहा है, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं 80 हटाओ देश बचाओ, 80 हराओ देश बचाओ, यानी 80 बीजेपी को हराओ यूपी की सभी सीटें। वो कह रहे हैं कि बीजेपी हटाओ, रोजगार पाओ, नौकरी पाओ। वो कह रहे हैं ये हिटलर हैं। दूसरी ओर बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ की ये नया भारत है। अयोध्या देखिए कैसे लोग जा रहे हैं शान से वहां पर भक्ति करने के लिए। वो ये भी कह रहे हैं पहले जय श्री राम बोलते थे तो लाठी पड़ती थी, अब तो फूल बरसाए जाते हैं। तो दोनों तरफ की बातें, मायावती जी की बात भी हमने आपके सामने करी दी। हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश तो हर किसी को पता है कि यहाँ अगर जीते तो देश जीतने में आसानी होगी। ये सबको पता है कि 80 सीटें जब सीधे सीधे जुड़ जाती हैं, जैसे अगर हम 2019 छोड़ें 2014 की बात करें तो 282 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की, 71 273 अकेले उत्तर प्रदेश से थी। यानी उसने बहुमत का आंकड़ा पार करा दिया, और बहुत आसानी से पार करा दिया। जब हम 2019 में आए तब भी उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका रही।
अब इस बार 2024 में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की वजह से, काशी विश्वनाथ धाम की वजह से, मथुरा की वजह से भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि वो 80 में से 80 सीटें जीत सकती है। उसके साथ जो नए सहयोगी आए हैं, जयंत चौधरी हो, ओम प्रकाश राजभर हो, अनुप्रिया पटेल तो लगातार है ही, उसको लगता है कि 80 की 80 सीटें जीत सकते हैं। इनके लिए मुश्किल है। 19 में जो एक गठजोड़ था अखिलेश यादव और मायावती का, जो अब नहीं रहा, और बार बार ये कहा ही इसलिए जाता था। लेकिन मायावती की आप दुविधा समझिए, मायावती जहां पर खड़ी हैं उनको ये पता है किसी गठजोड़ से उनको कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होने वाला है। यहां अभी उनकी जो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी, अगर वो दावेदारी सभी दल मिलकर पहले कर देते, जिसको बार बार वो कहती रही, तो शायद उस गठजोड़ का हिस्सा होती। लेकिन उनको पता है कि ये सारे दल उनका उपयोग सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटा दे। अब कई लोग ये भी कहते हैं कि मायावती को ये भी लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी मजबूत रहेगी तो उनके लिए आगे रास्ता एकदम ही खत्म हो जाएगा, भाजपा मजबूत रहेगी तो शायद आने वाले समय में उनकी स्थिति ठीक होगी। इधर का पक्ष सोनिया गांधी को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा था कि सोनिया गांधी बात कर लेंगी और एक तय हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो आज मायावती ने उन सभी अफवाहों, चर्चाओं पर विराम लगा दिया। अखिलेश यादव बहुत पुरानी घिसी पिटी सी बात करते हुए दिख रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है उनके बात में, और सबसे बड़ी बात वो भी उस तरह से लड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं जिसकी उम्मीद की जा रही है। नहीं, लेकिन देखिए मायावती के बारे में जो विपक्ष के लोग हैं या उस सोच वाले लोग हैं, उनका कहना यह है कि अकेले लड़के वो बीजेपी की मदद करेंगी। बिल्कुल करेंगी। और क्या वो ऐसा दबाव में कर रही हैं? नहीं, लेकिन एक लाइन इसमें ये कहना कि भाई कोई अकेले लड़ेगा, अच्छा आपकी मदद के लिए आए तो ठीक है। जब भारतीय जनता पार्टी हारा करती थी और उस वक्त अलग अलग लोग लड़ा करते थे, तब क्या था? तो मुझे लगता है साथ में लड़ने का फायदा, साथ में लड़ने का फायदा दिख गया ना पिछली बार, 10 सीट आई उनको। निश्चित तौर पर अगर मायावती उधर जाएंगे तो उनको लाभ होगा, लेकिन वो क्यों जाएं, मतलब उसकी भी एक वजह होती है। वो वजह नहीं दे पा रही ना जाने की, सवाल ये क्यों नहीं जा रही है ये नहीं बता पा रही है। देखिए, मायावती अलग लड़ रही हैं, इसका लाभ डेफिनेटली बीजेपी को होगा। मायावती इस बार काफी सारे मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करेंगी, जिससे समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम वोट हैं उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। ख़ासतौर से तब जब उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान हैं उनमें ये भी बात चल रही है कि किस तरह से समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के नॉमिनेशंस के वक्त एक भी मुस्लिम को नॉमिनेट नहीं किया। तो ये कारण भी है, और साथ में हमने पहले भी चुनावों में देखा है कि मायावती ने जिस तरह से मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े किए थे, उसको लेकर भी जो अखिलेश यादव है वो बहुत सहज नहीं थे। इस वक्त जब अखिलेश यादव जो है वो विरोध कर रहे थे, जब शुरुआत हुई थी कि विपक्षी गठबंधन बन जाए जिसमें मायावती आ जाए, तब अखिलेश यादव जो विरोध कर रहे थे वो भी इसीलिए मायावती का विरोध कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो मुस्लिम वोट है उसमें कहीं ना कहीं मायावती डेंट करेंगी। और इस बार उत्तर प्रदेश में ये त्रिकोणीय मुकाबला जहां जहां होगा वहां पे बीजेपी को इसमें फायदा होगा। ठीक, समीर जी, अब क्लियर है ना कि अब यही होने जा रहा है चुनाव में? निश्चित रूप देखिए, मायावती ने 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के दिन जो पत्रकार वार्ता बुलाई थी उसमें उन्होंने स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। न वो इंडिया गठबंधन के साथ जा रही है, न वो एनडीए गठबंधन के साथ जा रही है। मायावती का 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का 15 जनवरी को जो घोषणा की थी उस पर कायम रहेगी। और मुझे लग रहा है कि इसका बहुत ज्यादा फायदा न तो भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है, न समाजवादी पार्टी कांग्रेस को होने वाला है। मुस्लिम वर्ग जो है वो ये बात मान चुका है कि मायावती हथियार डाल चुकी है। पिछले 5 साल से जिस तरीके से मायावती लगातार अपने घर के अंदर रही, कोई रैली नहीं की, मुसलमानों की बात नहीं उठाई, अपने कैडर को चार्ज करने के लिए मायावती ने कोई दौरा नहीं किया। अब मुसलमान को ये लगता है कि अगर उन्हें कोई भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकता है उत्तर प्रदेश में तो वो अखिलेश यादव ही है। नहीं समीर जी, ये तो ठीक है, लेकिन अभी आप जो डिस्क्राइब कर रहे थे मायावती जी बिल्कुल इनएक्टिव हो गई एक किस्म से, ये क्यों हुआ है? ये नहीं, अब चुनाव 4 दिन बाद तो चुनाव अनाउंस होने वाला है देश के अंदर, एक सभा नहीं उनकी, कोई उम्मीदवारों की चर्चा नहीं, उनके पार्टी कोऑर्डिनेटर उतारती हर सीट पर, उसकी कोई चर्चा नहीं की। 2022 का परिणाम ये बता रहा कि मायावती को कितनी निराशा आ गई। एक विधायक आपका जीत कर आया था जो बहुजन समाज पार्टी, लोग पार्टी सांसद छोड़ के जा रहे हैं। आप टिकट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, 10 सीटें आपकी जीत के आई थी, आप अपने सांसदों को निकाल रहे हो। जो सांसद आपके साथ है आप उन्हें बता नहीं रहे हो कि आपको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुझे लग रहा है कि ये जो अनिश्चितता का माहौल है, जो निराशा का माहौल है, और मायावती ने जिस तरीके से हथियार डाल दिए उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर, और मुझे लगता है कि सिर्फ मायावती के साथ उनका जो जाटो वोट बैंक है 7 से 8% वह जुड़ा रहेगा। मुसलमान पूरा इस समय कांग्रेस और समाजवादी के साथ वोट करेगा क्योंकि उन्हें पता है कि यही एक गठबंधन है जो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोक सकता है। मुसलमान अपना वोट किसी भी स्थिति में बीच में ऐसी बड़ी खबरें चल रही थी कि सोनिया गांधी ने मायावती से बात की है, बल्कि यहां तक चल रहा था कि मायावती जी से कहा गया कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर फेस बन जाइए, आप आ जाइए इंडिया गठबंधन के अंदर, हम आपको पीएम उम्मीदवार बना देंगे। हुआ कुछ नहीं, हम लोग सब जानते हैं, और कौन जाने ऐसी कोई बात हुई भी थी कि नहीं हुई थी। नीतीश कुमार जी का हश्र भी तो देखा है ना
जो नीतीश कुमार पूरे गठबंधन की धुरी थे, क्या हुआ? उनको बनाया क्या? नहीं बनाया। मायावती ये जानती हैं कि ये सारे राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए उनके साथ गठजोड़ कर रहे हैं और उसमें कितना लाभ होगा उनको शायद ये भी दिख रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने अभी शायद ये लड़ाई उस तरह से बहुत लाभ की नहीं है। और शायद इसीलिए, और देखिए 2022 का जो चुनाव था, आखिर उसमें क्यों नहीं सारी पार्टियों ने बहुजन समाज पार्टी को साथ लिया? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, जब वो कह रहे थे कि एकदम इस बार हम सत्ता पलट देंगे, जब वो किसान आंदोलन की बुनियाद पर कहा जा रहा था कि पिच तैयार हो गई। तो मायावती अपनी भूमिका निभा रही, निश्चित तौर पर वो जिस तरह से लड़ रही हैं वो लड़ते हुए नहीं दिख रही हैं। उनकी पार्टी की स्थिति शायद सबसे कमजोर होने वाली, इसीलिए हर सर्वे में उनकी सीटें भी कम आ रही। लेकिन यह भी दूसरा सच है कि चुनाव से चुनाव के बीच में मायावती बहुत एक्टिव कभी नहीं रहती हैं, कभी भी बहुत लड़ाई लड़ती हैं। एन चुनाव में उतरेंगे बस सीधे वो। एन चुनाव में उतरती। संजय सिंह पूछ रहे हैं आपसे कि पुराने कांग्रेसी नेताओं को टिकट देने पर जोर चल रहा है और वो चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे हैं, क्या कांग्रेस में फिर से पार्टी छोड़ने की भगदड़ तो नहीं मचेगी? कमलनाथ, सुरजेवाला, हुड्डा, दिग्विजय, ये सब चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते? नहीं, अब तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा शब्द का ठीक चयन कीजिए। अब भगदड़ कैसे? भगदड़ के लिए तो बड़ी भीड़ होनी चाहिए ना। अब तो भीड़ कांग्रेस से निकल चुकी है, अब तो एक एक करके आ जाएंगे आसानी से। अच्छा, एक ये आ गया, एक आ गया, भगदड़ तो हो चुकी है। और ये साफ दिख रहा है कि अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पूरा शेड्यूल देखें और कांग्रेस के जितने लोग निकले हुए देखे हैं, तो शायद उनसे निकले हुए लोगों की संख्या यात्रा में कुल शामिल लोगों की संख्या से कई गुना ज्यादा होगी। एक हैंडल है SK बेड वॉल फार्मर करके, इन्होंने पूछा है कि उत्तर प्रदेश, ये पूछ रहे हैं, निधि गुप्ता पूछ रही है हमसे, ये पूछ रहे हैं कि प्रियंका गांधी रायबरेली से और राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, अभी खबर हो तो उनकी दे दीजिए। देखिए लिस्ट आनी बाकी है, हमें देखना होगा कि ऐसा होता है या नहीं होता। पर राहुल गांधी पहले ही वायनाड से अपनी सीट अनाउंस कर चुके हैं। अब अमेठी में ये भी कहा जा रहा है कि अमेठी से हो सकता है वो दूसरा जो चुनाव क्षेत्र है वो अमेठी दे। लेकिन ये देखना होगा कि दोनों ही लोग, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनका नाम इसी से जुड़ा महेंद्र ओक का सवाल है कि पहली लिस्ट में रायबरेली अमेठी के प्रत्याशियों की घोषणा ना करना, क्या कांग्रेस ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है? निश्चित रूप से मुझे लग रहा है सिर्फ लिस्ट में नहीं, इसके पहले भी इतनी बार भी चर्चा हुई है। कभी गांधी परिवार ने या कांग्रेस ने या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नहीं कहा कि अमेठी से कौन लड़ेगा और रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा। मुझे लग रहा है कांग्रेस देख रही है कि वहां उनकी स्थिति कैसी है। अमेठी में जिस हिसाब से स्मृति ईरानी ने काम किया, जिस हिसाब से वहां घर बनाया और लगातार पास से सक्रिय रही है। राहुल गांधी अमेठी से पूरी तरीके से दूर रहे। मुझे लग रहा है राहुल गांधी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे वहां से लड़ने की, और प्रियंका गांधी भी रायबरेली से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। कांग्रेस नेता कोशिश कर रहे होंगे कि दोनों हिम्मत करें, लेकिन मुझे लगता है फिलहाल वो हिम्मत नहीं। एक हैंडल है इंडिया विद इजराइल के नाम से, इन्होंने हमको 2-3 सवाल और अपने कमेंट्स भेजे। मैं शॉर्ट में आपका जवाब जानना चाह रहा हूं। इनका दक्षिण पर फोकस ज्यादा है कि दक्षिण के राज्यों में सरकार बनने के बाद भाजपा वहां के मंदिरों को टैक्स से आजादी दिलाएगी क्या? फिर आगे ये भी पूछ रहे हैं कि दक्षिण के राज्यों में सरकार बनाने की भाजपा की जमीनी तैयारी कितनी है? लंबा हो जाएगा। नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर बहुत गंभीर है। बहुत, जिसको कहें कि वही अदालत में गई थी जब कहा गया था कि मंदिरों में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते हैं, वही गई थी। और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर बहुत सतर्क है। वहां पर उसकी जमीन बन रही है। अभी राजनीतिक तौर पर कितना परिणाम दिखेगा ये नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी वहां अकेला राष्ट्रीय विकल्प बन रही है। बहुत धन्यवाद। कारी कुर्सी की में आज इतना ही। आपके जितने सवाल ले सकते थे लिए। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, राहुल जी, समीर जी आपका। फिलहाल एक ब्रेक और 3 बजे राजधानी में बात होगी सड़क पर ट्रैफिक अटका कर नमाज। दिल्ली में आखिर कब तक सियासी हंगामा चलेगा? इधर आरोपी वर्दी वाले पर एक्शन और उधर वोट बैंक की टेंशन।